नादरीन, कराची में जलसे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है थोड़ी बदनीयत हो गई है। पीपल्स पार्टी ने अगर दिल बड़ा किया था या एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ी सी उनको इजाजत दी थी तो फिर दिल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था और जलसे की इजाजत बरकरार रखनी चाहिए। हुआ ये है, अब तक की इत्तला के मुताबिक यहाँ सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो जलसे की इजाजत जनाब पहले दी। उन्होंने कहा जी जलसे की इजाजत देंगे, आप जलसा करें, बेफिक्र होकर करें, आपको मुकम्मल आज़ादी होगी जमहूरी अंदाज में जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने एनओसी जारी नहीं किया। वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने एनओसी जारी नहीं किया और फिर गुरेज शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फेस करने से। अब सूरत ये थी शाम के वक्त के ताले लगा दिए गए जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं जलसा गाह के, और पुलिस और सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी कर दी गई। ये वहां पे हरकत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। फहीम साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं जनाब ये ज्यादती हमारे साथ की जा रही है और हमें पहले कहा गया जलसा करें और अब जलसा गाह की तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? देखें, वो मैक्सिमम ये करेंगे, जलसा गाह को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपना जलसा कहीं और ले जाओ, ये कर लो। वो एस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे हरबे होते हैं सियासी नौयत के, वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कराची का इम्तिहान यह है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त कराची पर आके पड़ा है। कराची को यह मौका मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तानियों का इन्हिसार कराची के ऊपर है, कराची के लोगों के ऊपर है। आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची के लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए कि वो पैगाम दें पूरी दुनिया को कि वो इस फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी हकूक के साथ, मैंडेट के एहतराम के साथ, आजादी इज़हार राय के साथ और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। कराची के ऊपर बहुत बोझ है। क्या कराची ये बोझ उठाएगा? ये बात हमें एतवार के दिन पता चलेगी। वैसे अभी तक तो दौरा बहुत कामयाब जा रहा है सुहेल आफरीदी का। वो जहां भी जाते हैं उनका इस्तकबालिया एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज एक एक महीना तैयारी करके जिस नौयत का प्रोग्राम करती हैं या जिस लेवल का जलसा करती हैं, उस लेवल के इस्तकबालिये हो रहे हैं सुहेल आफरीदी के। और एक बात याद रखिएगा कि ये सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक अदना कारकुन और खिलाड़ी है। अगर इमरान खान कहीं खुद बाहर आ गया, जो कप्तान है इस टीम का, तो फिर क्या होगा? इससे सैकड़ों गुना लोग निकलेंगे और जिस तरफ इमरान खान होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। नवाज शरीफ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं ना, खामोशी का उन्होंने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है और चुप करके बर्दाश्त करी जा रहे हैं। यानी हर कोई आता है उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, उन्हें जूते पॉलिश करने वाला कहकर चला जाता है। अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ ने मकबूलियत वाली अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अब आ जाए सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो रुकावट डाली उसके बाद उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुजरिम करार दे दिया। जरदारी ने बेनजीर की सियासत को खत्म करके कब्जा कर लिया है। ये सुहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके आईन का बुनियादी ढांचा ही उधेड़ दिया है और अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजादी चाहता है, सिंध तब्दीली चाहता है, सिंध इमरान खान को चाहता है। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा और ये मनाजिर दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ गए तो जिस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरीके से जगह जगह लोगों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी है जो इत्तेहादियों के तौर पे साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कारकुन सबसे बड़ी तादाद में थे। अब अगर इमरान खान बाहर आ गया ना, तो ये मनाजिर और ये तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफी है कि इमरान खान बाहर आ गए तो क्या होगा। इस्तकबाल के नाम के ऊपर जो है वो पूरे पूरे जलसे हो रहे हैं और ये हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिंध से ज्यादा तगड़ी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है। मेरा आज भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर या इमरान खान के नजरिए का सबसे ज्यादा फॉलोअर पंजाब में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है।
पंजाब में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि एक जाली हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि अगर पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर वफाक में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही होती और फिर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का और कुछ और लोगों का कोई मुस्तकबिल ना होता। उन्हें इस बात का खदशा है और इसी बिना के ऊपर पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई गई। मेरा आज भी ये मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप ताकत देख लें और सिंध के अंदर आप देखें कि जरा सा मार्जिन मिला है सुहेल अफरीदी को और उस मार्जिन का फायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने जलसा रख लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि 2 दिन में जलसा होगा। ये कोई महीना 2 महीने 4 महीने पहले जलसा नहीं रखा, ये तो कराची का दौरा ही 10 दिन पहले डिसाइड हुआ था और कराची आने पर उन्होंने डिसाइड किया कि भी थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जलसा कर लेते हैं, इतने लोग हैं तो जलसा करवाओ। ये मैंने अपने वीलॉग में पहली दफा ये बात की थी कि जलसा ही करवा देना चाहिए अगर माहौल खुल रहा है तो अब वो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा कर रहे हैं और हर तरफ जलसे की बातें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये थोड़ा सा अगर रूम खुला रहा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब साबित कर देंगे अपनी बढ़तरी कराची यानी मिनी पाकिस्तान में। पेशावर में एक बड़ा कामयाब यूथ कन्वेंशन हुआ है, पीटीआई हर तरफ से अब काम कर रही है। पंजाब में एक्टिविटीज तेज हो गई है, जो पेशावर है वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं, मलाकंड में एक्टिविटीज चल रही हैं, हमारे कबायली इलाका जात जो है वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं। तो पेशावर में एक बड़ा कामयाब इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन भी हुआ और ये तैयारियां हैं स्ट्रीट मूवमेंट की जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, पूरे पाकिस्तान को इसके लिए तैयार करें, चाहे 2, 4, 5 महीने लग जाए, लेकिन जिस वक्त ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो उस वक्त फिर ये हुकूमत घर ही जाएगी, दूसरा रास्ता कोई नहीं होगा। नाज़रीन, अडियाला में मंगल के रोज लोगों की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी काम हो रहा है और जो रावलपिंडी के आसपास के अजला हैं वहां पे बाकायदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अनाउंसमेंट्स कर रही है, लोगों को पैगाम दिए जा रहे हैं कि सब लोगों ने अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है पंजाब से, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे, ताकि जो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि 10,000 बंदा अडियाला के बाहर आना चाहिए और इस हफ्ते के लिए वादा भी किया गया इमरान खान साहब की बहनों से कि आपकी मुलाकात रवां हफ्ते जरूर करवाई जाएगी। लिहाजा बड़ी तादाद में लोगों को अडियाला जेल जाने के लिए उसके बाहर खड़े होने के लिए तैयार किया जा रहा है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लाहौर में सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने और भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ शामिल किया है। नवाज शरीफ को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, नवाज शरीफ को बार बार आवाजें दी जा रही हैं लाहौर में और आवाज देने वाले महमूद खान अचकज़ई हैं जो नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त हैं, वो उन्हें बार बार गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की हालत बहुत पतली है, वो छुप कर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो नौजवानों की क़यादत है जो पहले पंजाब में आए थे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब के साथ, उन्होंने फिर से इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो दोबारा लाहौर आएंगे और लाहौर का दौरा दोबारा करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा ये दिखाना है कराची के बाद कि पंजाब के हुक्मरान जो हैं उनमें कितनी फस्तायत है, वो कितने जालिम और जाबिर हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किस किस्म का घिनौना खेल वो खेल रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को बरीउज़्ज़मा करार नहीं दे सकते। कुछ लोग ये तासुर बना रहे हैं कि देखें ये तो पीपल्स पार्टी ने अगर करने दिया तो पीएमएलएन ने नहीं करने दिया तो ये तो सियासी एक फैसला है। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तगड़ी हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये, क्योंकि अगर पंजाब गया एस्टेब्लिशमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के अर्दलियों के हाथ से तो फिर सब गया। इसलिए पंजाब में वो किसी किस्म का मार्जिन छोड़ते ही नहीं है। तो पंजाब में मार्जिन लेने के लिए सिंध से जो एक उन्हें एनर्जी मिलेगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, वो उसे पंजाब में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब जाग गया तो एस्टेब्लिशमेंट के नसीब से हो जाएंगे। पंजाब जा गया तो नवाज शरीफ बरतानिया में आके सो जाएगा और उसकी बेटी भी सो जाएगी, फिर ये कोई भी नहीं जागेंगे। इन सबको पता है कि इनकी औकात टकेगी नहीं है और पंजाब को एक दफा अगर झंझोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने निकाल दिया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी इनकी, ये सब जानते हैं। हमारे कुछ सहाफी हैं बेचारे पहले से ही डरे हुए हैं, मैं उनकी क्लिप देख रहा था,
वो अब एस्टेब्लिशमेंट के तरले करना शुरू हो गए कि नून लीग से आप मत बिगाड़िएगा मेहरबानी करके, अगर आपकी नून लीग से भी बिगड़ गई तो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके पल्ले कख नहीं बचेगा। तो झोलियां उठा उठा के बदवाएं भी देने वाली इनकी नौबत आ जाएगी। कुछ अरसे में आप देखिएगा अवामी ताकत जब खड़ी होगी तो इनके पल्ले और इनके मालिकों के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन, लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन था PP 167 में। इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया था, यानी PMLN के लिए रास्ता साफ था, वो इलेक्शन जीत सकते थे। मगर आप अंदाजा करें ये बेचारे इतने डरे हुए हैं कि जमात इस्लामी का एक उम्मीदवार उससे भी डर गए कि जमात इस्लामी का उम्मीदवार ही इनसे ना जीत जाए, इनकी इतनी पतली हालत है। एजाज गौरी नाम का उम्मीदवार जमात इस्लामी का एडवोकेट भी है, वो बेचारा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गया तो उसे इलेक्शन कमीशन का जो RO का दफ्तर है उसके बाहर से अगवा कर लिया गया, उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल के ले गए और उसको उस वक्त छोड़ा गया जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। आप अंदाजा करें, ये इतने डरे हुए हैं बेचारे। और मरियम नवाज उसके ऊपर स्टेटमेंट क्या जारी कर रही है कि इजहार तशक्कुर, नवाज शरीफ की कामयाबी, जमहूरियत और खिदमत वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कुछ। फिर वो आपकी ऐसी जमहूरियत के ऊपर और ऐसी खिदमत के ऊपर और नवाज शरीफ की ऐसी कामयाबी के ऊपर जिसमें आपको मुखालिफिन को मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठाना पड़े। ये पाकिस्तान में दूसरा ऐसा वाकया है कि इस तरह से एक उम्मीदवार को बिल्कुल अकेले को जितवा दिया गया। इससे पहले आसिफा जरदारी के लिए सिंध में यह किया गया था कि आसिफा जरदारी के मुखालिफ तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी या तो मुस्तरद कर दिए गए या उन्हें डरा धमका कर खरीद कर बैठा दिया गया और आखिरी एक उम्मीदवार था उसको पकड़ भी लिया गया। तो ये आसिफा जरदारी के बाद ये एक साहब है PP 167 में जिनके लिए उस तरह का माहौल बनाया गया और बिला मुकाबला इस उम्मीदवार को जितवा दिया गया। यानी PMLN को, इलेक्शन कमीशन को ये बात भी समझ आ गई कि इलेक्शन करने का तरद्दुद ही क्यों करना। जमात इस्लामी जिसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की B टीम का रोल प्ले किया, जमात इस्लामी जो हमेशा स्टेटस को के साथ आकर खड़ी हो जाती है और 2 नंबर बयानियां लेती है। यानी जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा कि असली फॉर्म 45 आप भी आकर अदालतों में जमा करवाएं तो जमात इस्लामी वाले मुकर के भाग गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो जमात इस्लामी को भी अब लग पता जाएगा, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि जनाब मजे कैसे आते हैं। ये एक एक करके सारों को दबाएंगे, सारों को मारेंगे। मैंने पहले कहा था कि इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ वरना बारी बारी सबकी बारी, और अब बारी बारी सबकी बारी आ रही है। PIA तो बेच दिया इन्होंने, अब किसकी बारी है? अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं हैदराबाद की, सक्कर की, वो भी बेचने जा रहे हैं। सड़कें भी बेच देंगे और इन्होंने गवादर बेच दिया। गवादर में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो 10% से भी कम है, ये थोड़े दिन पहले खबर आई थी। और चाइना के कंट्रोल में गवादर चला जाएगा अगर पाकिस्तान ने अपने वादे पूरे ना किए। देखिए पाकिस्तान ने किया क्या, ये नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ साहब के लगाए गए जो IPPs के मंसूबे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को घुन की तरह खाना शुरू कर दिया। हमारी मईशत की कमर तोड़ के रख दी है नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबों ने। 2 चीजें इस खानदान ने बड़ा जुल्म किया। एक, इन्होंने जो गैस की परचेज की, जो LNG के सौदे किए, वो इस नौयत के किए कि बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, और महंगी तरीन LNG के लंबे सौदे इन्होंने कर लिए। पता नहीं इन्हें कितना कमीशन मिल रहा था उसमें। और दूसरा इन्होंने जो जुल्म किया, इन्होंने IPPs के ऐसे मंसूबे लगा दिए जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं और मंसूबे भी इजाफी लगा दिए। पाकिस्तान की जरूरत अगर 20 है तो इन्होंने 40 लगा दिए। डबल से ज्यादा बिजली इन्होंने बनाना शुरू कर दी पाकिस्तान में, जिसकी जरूरत नहीं थी। और इतने सारे मंसूबे लगाए और इस तरह के मुआहदे किए कि वो बिजली बनाए या ना बनाए, आपको उनको बिल देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। आज पाकिस्तानी उस गैस के और उस बिजली के यूनिटों के पैसे भी देते हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करते। यानी जितना बिल उन्हें आना चाहिए उससे 3-3 गुना बिल पाकिस्तानी देने पर मजबूर है। पाकिस्तान जहां पे बहुत सारे पानी से बिजली बनाने के मंसूबे लग सकते थे, रन ऑफ द रिवर मंसूबे लग सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा 10 रुपए में आपके घर बिजली पहुंचती है। खैबर पख्तूनख्वा के जो मंसूबे हैं, ये आजाद कश्मीर के जो मंसूबे हैं, वो 10 रुपए में आपके घर बिजली पहुंचती है, फैक्ट्री में बिजली पहुंचती है। इन्होंने 27 रुपए से ज्यादा महंगे मंसूबे लगाए। और अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से राब्ता कर रहे हैं कि 36 अरब डॉलर के जो तवानाई के मंसूबों पर हमने कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद कर दें। 36 अरब डॉलर्स छोटी अमाउंट नहीं है। 1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं। 2 अरब डॉलर UAE ने इनके अकाउंट में रखा हुआ है, ये तलवे चाटते हैं।
اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 36 ارب ڈالر کے توانائی کے انہوں نے منصوبے لگا دیے پاکستان میں، اور اب یہ ورلڈ بینک کو کہہ رہے ہیں ری فائنینسنگ میں ہماری مدد کریں۔ بھئی توانائی کے منصوبے تو وہ ہوتے ہیں جو پیسہ کما کے دیتے ہیں، آپ نے ان منصوبوں کے لیے جو قرضہ لیا وہ بھی آپ واپس نہیں اتار پا رہے، تو بیڑا غرق آپ کی جو ہے وہ پالیسی ہے اور آپ کی حکمت عملی ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، کچھ پلے نہیں بچا۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے، پاکستان نے ورلڈ بینک سے رابطہ کر دیا، صرف گیس اور بجلی پر 5000 ارب سے زیادہ کا سرکولر ڈیٹ ہے پاکستان کے اوپر۔ سرکولر ڈیٹ یہ ہے پاکستان پہ 5000 ارب سے زیادہ کا، اور یہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے جو ہمنوا ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی مہربانی ہے پاکستان کے اوپر۔ زرداری کا بھی اس میں حصہ ہے، رینٹل پاور لے کر آئے تھے، لیکن جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ شریف خاندان کا ہے۔ پتہ نہیں کتنا پیسہ اس میں سے نکلا ہوگا، کہاں کہاں گیا ہوگا، کس کس نے کھایا ہوگا، بہرحال پاکستانی اپنی جیب سے یہ ادا کریں گے۔ اور اس کے باوجود ان کے اللے تللے ختم نہیں ہو رہے، ان کی موجیں ختم نہیں ہو رہی۔ ایئر چیف ہے ظہیر بابر سدھو، اس کے ایک اور بھائی کو ان کے نواز دیا گیا۔ پہلے تو ایئر چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ماشاءاللہ سے، انہیں نوازا گیا۔ ان کے ایک اور بھائی کو نون لیگ میں بڑا شاندار اثر رسوخ دیا گیا، الیکشن لڑوایا گیا، پھر جعلی فارم 47 پہ انہیں جتوایا گیا، انہیں بھی نواز دیا گیا۔ ناظرین انہی کا ایک تیسرا بھائی بھی ہے کبیر احمد سدھو، اور اسے لگا دیا گیا ہے چیئرمین سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ آپ اندازہ کریں کہ ساروں کی موجیں، اسے کہتے ہیں کہ ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ چلے اگر کوئی چوتھا بھائی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیے، ہم اس کو بھی کہیں نہ کہیں پاکستان میں ایڈجسٹ کرواتے ہیں، اور اسی طرح اگر ایڈجسٹمنٹ چلتی رہے گی تبھی تو پاکستان آگے بڑھے گا، جب اس قسم کے لوگ آئیں گے اور اپنی خدمات سر انجام دیں گے، ورنہ پاکستان کے آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہوں گے۔ ناظرین ایک خبر میں شارٹ آپ کو بھی سٹوری دے دیتا ہوں، اگلی ویلاگ میں ہم تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ ایران کی صورتحال، ایران کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ جو ایران کے اندر لوگ ہیں، کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک مغرب میں رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ بہت برے حالات ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایران میں پرابلمز تو ہیں۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ ہسپتالوں کے جو ڈاکٹر اور عملے کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ طبی مراکز میں زخمیوں کی بہت بڑی تعداد کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہو چکا ہے وہاں کا ہسپتالوں کا عملہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی بھی دے چکا ہے کہ وہ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوج اتارے گا ایران میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فوج نہیں اتارے گا، وہ ایک فضائی حملہ کریں گے ایران کے اوپر، اور ایران کے اندر ان کی حمایت جو موجود ہے، یا ایرانی موجودہ رجیم کے خلاف جو لوگ موجود ہیں، وہ انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر غدار نہیں ہوتے، ایران میں غدار نہیں ہوتے، یہ بار بار میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا پہ۔ تو جتنے غداروں کو ایران نے سزائیں دی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، اتنے غداروں کو پوری دنیا میں کسی ملک نے سزائیں نہیں دی ہیں۔ تو ایران میں بے شمار غدار ہیں، بہت سارے غدار موجود ہیں، یا باغی موجود ہیں جو موجودہ رجیم سے تنگ ہے۔ غدار کہہ لیں، باغی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم باغی ہیں، ہمیں یہ رجیم پسند نہیں ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر زبردستی مسلط کیا ہوا ہے۔ اور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے یا ان کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غدار ہے، اور وہ سزائیں بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ فیکٹ اس کو جو ہے وہ ٹھیک رکھے کہ ایران میں باقاعدہ حکومت نے غدار ڈکلیئر کر کے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، تو وہاں موساد بھی کام کر رہی ہے، سی آئی اے بھی کام کر رہی ہے، ایران کی اپنی انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہے۔ تو ایک کریٹیکل ٹائم ہے ایران کے لیے، اور اس وقت امریکہ حملہ بھی کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اپنے مزید اتحادیوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ جرمنی، فرانس، 3 ملکوں نے بھی ایک اور جو ہے وہ وارننگ جاری کی ہے ایران کے لیے کہ مظاہرین کے اوپر اٹیک